उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो प्री सिलेबस है वो हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या हिडन टॉपिक्स हैं, बिटवीन द लाइन टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं और एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। ये समझने से पहले एक छोटी सी बात आप समझिएगा कि जब हम कोई क्वेश्चन पेपर या फिर कोई भी किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो उसका जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हमको इस डायरेक्शन में तैयारी अपनी करनी है। बट यहाँ एक बहुत सोचने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ 2011 के बाद से पैटर्न चेंज हुआ था। अब फिर दोबारा से एक नया सिस्टम या फिर एक नया और सिलेबस आपके सामने पेश किया गया है। तो आप अगर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो आप अपने दिमाग में एक बात तो ज़रूर फिक्स कर दीजिएगा कि इस लेवल के क्वेश्चन अब नहीं आएंगे जिस लेवल के क्वेश्चन अभी तक आए हैं। अब अपडेटेड जो सिलेबस है उस अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन डिमांड की जाएगी और इस बार फैक्चुअल जो क्वेश्चन है उनका भी रेशियो रहेगा। बट फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ आपको अब समझ या कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि सिर्फ अब फैक्ट बेस पर काम नहीं चलेगा, आपको उस सब्जेक्ट की समझ पर भी काम करना होगा जो आपका सिलेबस चीख चीख करके बोल रहा है कि इस तरीके से मुझको पढ़ना। देखो, प्री एग्ज़ाम 150 मार्क्स का है, एक ही पेपर होगा आपका जिसके 2 सेक्शन होते हैं। एक 100 नंबर का जो कंप्लीट जीएस सेक्शन है, इसके अंदर इंडियन, नेशनल और उत्तराखंड स्पेशल जो सिलेबस है वो इंक्लूड है और प्लस 50 मार्क्स का आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का पोर्शन है जिसमें रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा है और मैथ्स के कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं। जैसे जब हम इस 100 मार्क्स वाले सेक्शन पर जाते हैं जो सामान्य अध्ययन या जो आपका जीएस का पोर्शन है, इसमें टोटल 10 यूनिट में आपको सिलेबस दिया है। जो सबसे पहली यूनिट है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी, जो जनरल साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो उसके लिए ये बातें रखी हैं। इसमें सिर्फ एक शब्द रख दिया है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान कह दिया तो यहाँ सिर्फ सामान्य विज्ञान कह करके बात ख़त्म नहीं हुई, यहाँ बात शुरू हो गई 3 आपके टॉपिक जो बड़े वास्ट टॉपिक हैं जिसके अंदर आपकी एक बेसिक बायोलॉजी जो बेसिक बायोलॉजी सेक्शन है वो इंक्लूड हो जाता है, बेसिक फिजिक्स का सेक्शन आपका इंक्लूड होता है और बेसिक केमिस्ट्री जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। और जब बायोलॉजी आप पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में 1, 2, 3 टॉपिक नहीं है, टॉपिक की लिस्ट लंबी है, 15-16 उसके अंदर टॉपिक हैं। तो सिर्फ एक शब्द के अंदर इस तरीके से वास्टनेस बढ़ती चली गई। केमिस्ट्री में भी आपको ऑलमोस्ट 7 टॉपिक ऐसे पढ़ने होते हैं और जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स में भी लगभग 10-11 टॉपिक आपको करने होते हैं। तो जा करके आप इस सामान्य विज्ञान या फिर जो जनरल साइंस है इस जनरल साइंस को कंप्लीट समझते हैं। उसके साथ जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपके पास हो। वो बेसिक जो नॉलेज है वो ऐसी है जो दिनचर्या में भी आपके काम आ रही है, जैसे इनपुट टूल्स क्या होते हैं, आउटपुट टूल्स क्या होते हैं, या फिर प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, या आप कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं कंट्रोल वी से क्या हो रहा है, कंट्रोल पी से क्या हो रहा है, वो सब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, वो सब एक बेसिक समझ के आधार पर है। ये दोनों चीज़ें जो भी आपकी दैनिक जीवन से संबंधित जो भी आप अनुभव ग्रहण करते हैं उनसे रिलेटेड इस साइंस पर और कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो इसके अंदर आपको ये एक पोर्शन देखना है। कहने के लिए 4 लाइन है लेकिन इसमें भी अप्रॉक्स अगर अच्छे से किया जाए इसको प्री एंड मेंस पर्सपेक्ट से तो अप्रॉक्स आपकी 90 क्लास आपको इसमें देनी होती है। एक अच्छा पोर्शन है क्योंकि इसको मेंस के अंदर भी आपको देखने को ये पोर्शन मिल जाएगा। वहीं भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत इम्पॉर्टेंट, 2 सेक्शन में ये पार्ट डिवाइड किया है। इसका मतलब लगभग आधे हिस्से का ये पोर्शन रहेगा।
जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वो काफ़ी अहम रोल अदा करेगा। यहाँ से क्वेश्चन की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी। भारत का इतिहास अगर हम बोल रहे हैं तो इसके अंदर एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, ये तीनों ही पोर्शन आपको करने होते हैं, जहाँ पर यहाँ के इम्पोर्टेंट जो रूलर्स रहे हैं, जो यहाँ पर डायनेस्टी रही है, राजवंश रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो उनका पॉलिटिकल राजनीतिक ग्राउंड रहा है, उनका जो सोशियो ग्राउंड रहा है सामाजिक, उनकी जो इकोनॉमिक और जो उनका कल्चर जो पार्ट रहा है, उसकी आपके पास एक व्यापक जानकारी हो। यहाँ पर सामान्य जानकारी शब्द नहीं लिखा है, यहाँ व्यापक जानकारी शब्द लिखा है, आपको उसकी एक अच्छी खासी जानकारी हो। तो आपको अब थोड़ा सा अंतर समझ में आया होगा कि वहाँ सिर्फ सामान्य जानकारी है और यहाँ पर इन पहलुओं पर एक व्यापक जानकारी है। इट मीन्स आपको बिटवीन द लाइन जा कर के भी उनकी समझ लेनी होती है, ठीक है। प्लस उसके साथ जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवाद के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित होंगे, ये सब उसी का ही एक हिस्सा बनेगा जो आगे हम लोग अपने नेशनल मूवमेंट के दौरान देखते हैं। उसमें गांधी युग भी, गांधी ईरा भी देखते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हुए हैं वो सब हम लोग को इस वाले रीजन के अंदर देखने हैं। स्पेशली 1805 के बाद वाला जो ईरा है उस पर ज़्यादा फोकस किया है। राष्ट्रवाद के बाद राष्ट्रवाद के विकास, मतलब उसके बाद वाला जो ईरा बनेगा आपके यहाँ पर, वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसको आप लोकमान्य तिलक से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं 1895 से भी, जो एक पीक पर पहुंचता है और आगे फिर उसको और ज़्यादा देखा जाता है हमारे यहाँ पर। जो भगत सिंह वाला जो दौर चलेगा, चंद्रशेखर आज़ाद, और फिर लास्ट में सुभाष चंद्र बोस जी वाला, मतलब उस एरा पर भी यहाँ पर एक फोकस दिखाने का प्रयास किया गया है। इसकी शुरुआत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1805 के बाद के सेक्शन से शुरुआत इसकी देखने को मिलती है। बाल गंगाधर तिलक के टाइम ड्यूरेशन से आप लोग इसको देखते हैं। प्लस आपके लाला लाजपत राय जी वाला भी सेक्शन इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। देखो, सिलेबस आपको खुद बोलता है कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सिर्फ उसको सरसरी नज़र से देख करके निकल जाते हैं, बट बिटवीन द लाइन बहुत कुछ छुपा होता है सिलेबस के अंदर ही। वही बोलता है कि इस डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी चाहिए, और कितनी डेप्थ में करनी चाहिए वो प्रीवियस ईयर आपको पेपर बताता है। वहीं फिर सेकंड जो थर्ड यूनिट है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। आप जो इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन है और इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है, उसको भी लगभग एक बराबर वेटेज दिया है। बट यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो जो पहले टाइम से चला रहा है उनसे रिलेटेड आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट मीन्स जो आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं वो एज इट इज़ जो आपका एक लर्निंग पार्ट और प्लस कॉन्सेप्ट वाला पार्ट बनता है, वो प्लस जो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, यहाँ ये समझ वाले पार्ट की बात करता है। इट मीन्स यहाँ पर कोरिलेशन करंट अफेयर्स से जोड़ करके आपसे पूछा जाता है। और इस बार आप देख लेना, चाहे नोट कर लेना, इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से कोरिलेट करके अच्छे खासे मिलने के लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ रही हैं उनको आपकी इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ करके पूछा जाएगा। आप देख लेना इस चीज़ को। इसके अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन की व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित ये क्वेश्चन होंगे। इट मीन्स आपको यहाँ पर सब्जेक्ट की समझ लेनी है, कॉन्सेप्ट की बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर आपको काम करना है। आपको सिर्फ रटने वाला काम नहीं कि जीडीपी क्या होती है या फिर आपकी एनडीपी क्या होती है या प्रचलन बेरोजगारी क्या होती है, इस टाइप की जो सिर्फ डेफिनेशन मात्र भर है वहाँ से समझ आपकी सिर्फ उतना से काम नहीं चलेगा। वो क्यों होती है, उसके क्या कारण बन रहे हैं, वो सब चीज़ इस पहलू के पीछे भी चलेगा। इसमें स्पेशली फोकस किया गया है पंचायती राज। 100% हर बार क्वेश्चन आता है जो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 और हमारी जो शेड्यूल या अनुसूची है, अनुसूची 11, 11, 12 और
आर्टिकल 243, इस पर एक आपकी अच्छी व्यापक समझ होनी चाहिए। वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अच्छे खासे, ठीक है। फिर भारत का भूगोल एवं जनानकी मतलब ये डेमोग्राफी और जो इंडिया का ज्योग्राफी है उसकी बात करता है। इसमें भी एक समझ आधारित क्वेश्चन की बात करता है। वो सिर्फ आपके जो फैक्चुअल बेस डेटा है उसकी बात वो नहीं कर रहा है, वो समझ की बात कर रहा है। और स्पेशल लिख भी दिया है व्यापक समझ पर आधारित होंगे। यहाँ पर जो समझ होगी वो सिर्फ नॉर्मल नहीं, यहाँ पर अच्छी गहरी आपको समझ होनी चाहिए, बिकॉज ये सब्जेक्ट पूरा लॉजिकल है। एक तरीके से साइंस पर आधारित जो है सब्जेक्ट है, वो हर चीज़ लॉजिकली आपको समझ में आती है, तो आप अच्छे से आंसर उसके दे सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक परिस्थिति और सामाजिक आर्थिक जनानिकी पक्षों की व्यापक समझ पर आधारित होंगे। 2 लाइन लिखी है, लेकिन इस 2 लाइन में आपकी पूरी इंडियन जो ज्योग्राफी का सेक्शन है उस पर आपको फोकस करना होता है। उसमें आपको क्लाइमेटोलॉजी भी देखनी होती है, जलवायु विज्ञान भी आपको देखना होता है, आपको उसमें स्थलाकृतियों पर भी काम करना होता है, टोपोग्राफी पर भी आपको काम करना होता है, आपको उसके जो नदी तंत्र है स्पेशल उस पर भी काम करना होता है, उसके आसपास रहने वाले जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, महत्वपूर्ण जो वहाँ पर खेती हो रही है, कृषि हो रही है, उसका सीधा सा प्रभाव वहाँ की जनता पर होता है, वहाँ पर रहने वाले लोकलाइट लोगों पर पड़ता है, क्या उसके बीच में इंटरकनेक्शन बन जाते हैं उस डेमोग्राफी पर। मतलब इस ज्योग्राफी को सीधा डेमोग्राफी उन लोगों से कोरिलेट करके आपको यहाँ से चीज़ों की समझ लेनी है। और ये क्वेश्चन आप उत्तर प्रदेश अपर पीसीएस के पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखना, तो आपको एक समझ बनेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। आप वो ये समझ उत्तर प्रदेश वाली उस क्वेश्चन वाली बैंक से ले सकते हैं। प्लस इसमें करंट अफेयर्स के बारे में बात की है, और करंट अफेयर्स बेसिकली 3 जगह पर फोकस होगा, जिसमें जो वेटेज होगा सबसे ज़्यादा वो इंडियन वाला जो करंट अफेयर है उस पर सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। देन फिर उत्तराखंड, और फिर इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है उसमें भी स्पेशली उन्होंने कुछ बोल दिया है। जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं उनमें भी खेलकूद से संबंधित खेलकूद सहित आपके पास समझ हो, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण घटनाएं वो हैं जो इंडिया को प्रभावित करती हों या उस स्पेशल उत्तराखंड से रिलेटेड वो रही हो। जैसे आप G20 समिट बोलते हैं, तो G20 समिट है इंटरनेशनल का, इंडिया को भी प्रभावित कर रहा है और उत्तराखंड से भी उसका सीधा सीधा कोरिलेशन देखने को मिला है। लास्ट टाइम हम लोग देहरादून के अंदर वो समिट्स देख चुके हैं, मीटिंग्स देख चुके हैं। उसके बाद अगली जो 5 यूनिट हैं वो कंप्लीटली फोकस की गई हैं स्पेशल उत्तराखंड से, उत्तराखंड का इतिहास इसमें उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन काल आरंभ से 1200 ईस्वी तक और मध्यकाल 1200 से 1815 और प्रभावशाली राजवंश और उनकी उपलब्धियां, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, इन सब चीज़ों को एक शब्द के अंदर पिरोने की कोशिश की है। लेकिन ये आपका सिलेबस एक शब्द पे नहीं, जैसे ही अगर ये प्राचीन काल से बोल दिया है तो आपको यहाँ स्टोन एज से कहानी स्टार्ट करनी है, आपको प्राचीन काल पूरा पढ़ना होता है, आपको यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल है वो देखना होता है, जो ऋग्वेद काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, पोस्ट वैदिक इरा, आपको वो पढ़ना होता है। फिर यहाँ पर छोटी कुछ जातियाँ आप लोगों को देखने को मिलती है जो एंशियंट टाइम में आप लोग कोल, किरात, खस, भूटांतिक वगैरह ये सब देखते हैं, ये आपको इसी के अंदर पढ़नी होती है। आपको कुछ छोटे छोटे से राजवंशों को भी देखना होता है, पौरवों को आपको देखना होता है, योद्धे आपको यहाँ पर देखने होते हैं, जो यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन वो आपके इस पोर्शन का पार्ट है और आपके यहाँ पर प्री में भी क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद एक कत्यूरी डायनेस्टी आपको कंप्लीट पूरी देखनी होती है जो इसी ईरा के अंदर देखने को मिलती है। और वहीं 1200 से और 1815 कहने का मतलब यहाँ पर स्पेशली चंद्र और पवार डायनेस्टी के स्पेशल कुछ रूलर्स के बारे में बात की जा रही है। स्टार्टिंग के जो रूलर्स हैं उनका कुछ ना कुछ पीक होता है,
हमेशा कोई भी डायनेस्टी होती है उसका कोई ना कोई पीक पार्ट चलता है, सबसे सर्वोच्च समय काल उसका होता है। और वो सबसे सर्वोच्च समय काल अगर ध्यान से फोकस किया जाए तो 1200 से 1815 के बीच में आपको वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक वाला टाइम ड्यूरेशन उत्तराखंड के अंदर चंद्र और पवार डायनेस्टी के अंदर देखने को मिलता है। दैट्स वाई उस सबसे पीक ईरा को इन्होंने इस टाइम ड्यूरेशन से फोकस किया है, डायरेक्ट नहीं कहा है, इनडायरेक्ट कहा है। तो इस पीक ईरा में जो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ के रूलर्स हैं, उन स्पेशल रूलर्स को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि प्री के अंदर हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हैं उस पीक ईरा के दौरान जो इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे हैं इन दो डायनेस्टी के, वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बारी आप लोग सिर्फ डायनेस्टी का नाम पढ़ के हर एक रूलर को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपका सिलेबस बोलता है कि आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पर करना है, ठीक है। देन इन सब के बाद आपको गोरखा टाइम ड्यूरेशन का एक स्लॉट पढ़ना है, 20-30 साल का ये लगभग। इसका आक्रमण क्यों हुआ, क्या कारण रहे, वो सब चीज़ें इसके पीछे बेस में चलती हैं। प्लस इनका जो शासन रहा है किस टाइप का रहा है, उसके बाद ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत और इनके शासन से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं रही हैं वो आपको इस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करनी होती है। देन उसके बाद एक काफ़ी बड़ा पोर्शन रखा है जो हमारे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मूवमेंट रहे हैं, आंदोलन रहे हैं, कब के, जो ब्रिटिश टाइम ड्यूरेशन के आंदोलन रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट फेस है और हर बार यहाँ से एक ना एक कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे संबंधित कुछ विभूतियाँ, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, उत्तराखंड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है जो स्पेशली हमारे यहाँ पर जो सशस्त्र बल हैं वहाँ पर जो उत्तराखंड का बड़ा योगदान रहा है उसकी ये डिमांड कर रहा है। तो उसमें हम अपनी जो इंडियन आर्मी है, हमारे इंडिया के अंदर जो सशस्त्र बलों की जो सेनाएं हैं उनमें हम वहाँ पर छानबीन करते हैं कि उत्तराखंड का क्या क्या कहाँ कहाँ रोल रहा है। और अभी हाल फिलहाल में विपिन सिंह जो रावत जी रहे थे उनसे संबंधित भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था, तो कहीं ना कहीं इस पोर्शन की बात थी। सिलेबस आपको अपने आप बताता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। प्लस यहाँ पर कुछ रिफॉर्म मूवमेंट रहे हैं वो आपको देखने हैं। अनुसूचित जाति जनजाति, बच्चे, दलित और महिलाओं हेतु उत्तराखंड शासन के विभिन्न कल्याणकारी प्रोग्राम, कार्यक्रम, और ये जो शब्द लिखा है ना कल्याणकारी कार्यक्रम, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात की जा रही है, गवर्नमेंट की योजनाओं की बात की जा रही है। ये जो योजनाएं हैं ये योजनाएं कहाँ, जो हमारे यहाँ पर एक तरीके से जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जब आप गवर्नमेंट की अलग अलग सब्सिडी प्रोग्राम पढ़ते हैं, वो सब के सब इसी पोर्शन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब उत्तराखंड की संस्कृति को अगर आप देखें तो संस्कृति मतलब कल्चर। अब ये जो कल्चर का पार्ट है ये अलग से पढ़ने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं होती है। ये कल्चर का पार्ट हम लोगों को हमारा जो हिस्ट्री का पोर्शन है उस हिस्ट्री के पोर्शन को वहाँ पर हल्की सी उसकी समझ लेकर के चलें एंड देन फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ें और उसको जब अगर पूरी कंप्लीट आप हिस्ट्री पढ़ लें उसको पूरे उस हिस्ट्री वाले पोर्शन से रिवाइव करते हुए चले जाएं। फॉर एग्जांपल आपने पहले पूरी कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ ली है, अब उस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद आपने इस आर्ट एंड कल्चर वाला जो संस्कृति वाला पोर्शन है इसमें आपने कोई भी एक पोर्शन उठा दिया, सपोज़ परंपराएं उठा दी, जो यहाँ की इम्पॉर्टेंट परंपराएं हैं। अब वो उन परंपराओं के आपने पॉइंट्स निकाल दिए, कौन कौन सी हमारे यहाँ पर परंपराएं हैं इम्पॉर्टेंट। अब उन परंपराओं का आपने एक सीक्वेंस फिक्स कर दिया। अच्छा, एंशिएंट टाइम में ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, इसी का ही मॉडिफिकेशन मिडिवल टाइम ड्यूरेशन में आया, मध्यकाल में आया, और उसी का ही एक मॉडिफिकेशन आया हमारे यहाँ पर आधुनिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तो वो एक जब माइंड के अंदर आपके एक सीक्वेंस बनता है तो वो आपको कभी भूलने की बीमारी नहीं देता है। वहाँ पे आप
हर चीज़ को एक लॉजिकली समझते हैं, क्योंकि पीछे से आपने एक बेस दे दिया है उत्तराखंड की हिस्ट्री का, जो कि आप पढ़ चुके थे, और उसके बाद फिर आपने इस कल्चर वाले पोर्शन को काम करना उसके ऊपर शुरू कर दिया। इसी वजह से आपके इस सिलेबस में हिस्ट्री ऊपर है, कल्चर बाद में है। क्लियर है? तो ये सब चीज़, कल्चर वाला पोर्शन इम्पॉर्टेंट है और अपने आप में एक यूनिट में रखा गया है। इसका मतलब इसका रोल अप्रोक्स उतना ही होगा जितना हिस्ट्री का है। अगर 10 नंबर की हिस्ट्री आ रही है तो 10 नंबर कहीं ना कहीं यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। 10 यूनिट है तो 10 लगभग हर यूनिट से 10 नंबर हम लोग मान करके चल रहे हैं। वहीं उत्तराखंड का स्पेशल जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसकी डेमोग्राफी, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो इसमें कहीं पर भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के अलावा हर चीज़ नहीं खोली है, लेकिन आपको पढ़नी सब कुछ होती है। यहाँ भौगोलिक स्थिति एक शब्द लिख दिया है, यहाँ पर एक ज्योग्राफिकल जो उसकी कंडीशन है वो एक शब्द वर्ड लिख दिया है। इतने से काम नहीं होगा। इस शब्द के अंदर उत्तराखंड का इंट्रोडक्शन भी इंक्लूड है। उत्तराखंड की जो ज़मीन, जो पहाड़ बने हैं, उसकी उत्पत्ति के कारण, उसके ओरिजिन के जो पीछे कारण रहे हैं वो भी जुड़े हुए हैं। उसके जो 3 हमारे यहाँ पर हिमालय है, उस हिमालय की हर एक की इन्फॉर्मेशन भी इसी के अंदर छुपी हुई है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारा रिलीफ और स्ट्रक्चर वाला एक पार्ट बनता है उत्तराखंड का, उत्तराखंड की भू आकृति और संरचना वाला जो पार्ट है, वो उसकी बात कर रहा है। ये शब्द एक लिख दिया और उसके अंदर एक शब्द एक क्लास के अंदर वो टॉपिक कवर नहीं होता है। उसके कई सारे टॉपिक्स, कई सारे डायमेंशंस को आपको पढ़ना होता है, तब जा कर के वो एक टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इस एक शब्द के अंदर कई सारे टॉपिक छुपे हुए हैं, तो ये बिटवीन द लाइन टॉपिक्स हो गए। उसमें फिर थोड़ा सा खोलने का प्रयास किया गया है कि क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट्स है आपको इनके अंदर देखनी है। उत्तराखंड हिमालय की प्रमुख विशेषताएं, उसकी नदियाँ, पर्वत, जलवायु, क्लाइमेट, वन संसाधन और बागवानी जैसी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आपको स्पेशली यहाँ पर देखना है। बट यहाँ सिर्फ इतनी बात लिख करके हमारा काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हम लोगों को इनके बुग्याल भी देखने हैं। हमको यहाँ पर इनके जो नदियाँ हैं, उन नदियों का कोरिलेशन भी अपने मंदिर मेलों से देखना है, अपने कल्चर के साथ देखना है। यहाँ की जो क्लाइमेट है, जो क्लाइमेटोलॉजी है, उस क्लाइमेटोलॉजी को यहाँ के लोगों के जीवन पर किस तरीके से उनका प्रभाव पड़ रहा है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पर मर्ज करके देखनी होती है। तो बिटवीन द लाइन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, बट शब्द एक लिखा है। इसमें फिर आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है कि प्रमुख फसल चक्र, सिंचाई से संबंधित, कृषि जोत, प्राकृतिक मानव जनित आपदाएं, आपदा प्रबंधन, जल संकट और इसका प्रबंधन, ये सब चीज़ अब एक नए पोर्शन के अंदर आती हैं जो आपको स्पेशली पढ़ना होता है हमारे यहाँ आपदा से रिलेटेड। जो हमारे यहाँ पर एक आपदा का अलग से पोर्शन है। उत्तराखंड पहला ही ऐसा राज्य है जिसने स्पेशल आपदा के लिए काम किया है पूरे के पूरे भारत के अंदर, और अपनी एनसीईआरटी में स्पेशली आपदा से रिलेटेड कोर्स में भी इस चीज़ को ऐड किया है, क्योंकि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं नेशनल लेवल पर भी और हमारे स्टेट लेवल पर भी, जैसे अभी बीच में एक रिपोर्ट भी आई थी कि हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, देहरादून में जल का संकट बहुत ज़्यादा गहराने वाला है। तो उसके लिए पहले से ही आपको कुछ ना कुछ प्रयत्न करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो उसके जतन करने पड़ेंगे। तो उसके लिए अब हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट में हलचल मची हुई है, उसके लिए अब काम किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये छोटी छोटी सी रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशंस हैं। इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है, तो वो करंट अफेयर के साथ कोरिलेट करके आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। टॉपिक ही है बट करंट अफेयर से उसको कोरिलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन। उसके बाद फिर जो 9th यूनिट है, इसमें 3 सेक्शन इंक्लूड हैं। उत्तराखंड की स्पेशल जो पॉलिटिकल और प्रशासनिक जो परिवेश है, वो ये आप अच्छे से तब समझ पाते हैं जब आप
अपना कॉन्स्टिट्यूशन या फिर अपनी भारतीय स्तर पर राज्य व्यवस्था को अच्छे से समझ उसकी ले लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को भी आप वहीं से अच्छे से समझ कर अपने को रिलेट कर पाते हैं। फ़र्क कितना हो जाता है कि यहाँ हमको स्पेशली उत्तराखंड पर फिर फोकस कर जाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर महिलाओं को कितना % आरक्षण हो गया है भाई पंचायती राज सिस्टम में। अब वहाँ पर रिजर्वेशन अलग है और यहाँ पर रिजर्वेशन अलग है, टॉपिक सेम है, तो अब यहाँ पर हमको उस लेवल पर जा कर के बात करनी होती है, वो उसकी समझ लेनी पड़ती है। प्लस गवर्नमेंट के जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स रहे हैं, गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण जो पॉलिसी रही हैं अभी तक जितनी भी हमारे यहाँ सरकार आई हैं, उनकी हमको यहाँ पर समझ लेनी थी है। प्लस राज्य स्तर के अंदर जो प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक जो हमारे यहाँ पर एक हायरार्की है, उस हायरार्की की आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेनी होती है। तो आपको एक कंप्लीट टॉपिक देना होता है। फिर उसके बाद इस प्रशासनिक व्यवस्था की पूरी एक ऐतिहासिक समझ, जो हम हिस्ट्री को अपना बेस बना चुके हैं, तो फिर यहाँ पर उन सब चीज़ों की एक अपने आप अच्छी समझ बनती चली जाती है टॉपिक बेस, आप जब उसको कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं। प्लस उसका आर्थिक परिवेश, किस तरीके से हमारा इस रीजन में आर्थिक क्षेत्र को लेकर के हम लोगों ने कार्य किया है, इसमें जैसे हमारे तिब्बत के साथ स्टार्टिंग से ही व्यापारिक संबंध रहे हैं। हम देखते हैं हमारे यहाँ जब चंद्र डायनेस्टी में लोग आते हैं तो उन्होंने रेशम के व्यापार के लिए काम करना शुरू किया। उससे पहले हमारे यहाँ पर जो ये तगड़ा जो जाति थी, उसने व्यापार करना शुरू किया था। मैं नाम मिस कर रहा हूँ उस एक प्रोडक्ट का। मतलब बहुत पुराने टाइम से ही हमारे यहाँ पर इन व्यापारिक संबंध हमारे इन भूटांतिक क्षेत्र में या फिर भूट क्षेत्र में या फिर तिब्बत जो रीजन है वहाँ पर रहे हैं। तो वहाँ से उनकी कड़ी उठा करके आज तक हमारे उन जो रीजन रहे हैं उनमें किस तरीके का आप लोग ये सिनेरियो देखते हैं व्यापार से, ट्रेड को लेकर के। प्लस हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर के किस टाइप की प्रोसेस बनी है, कैसे उसके अंदर उठाव परिवर्तन आए हैं, क्या क्या पुराने टाइम में रहा था और अब उसके ऊपर क्या किस तरीके से काम किया जा रहा है। जैसे चकबंदी को लेकर के है, कभी ना कभी तो एग्रीकल्चर पर हमारे यहाँ पर काम किया गया होगा। तो चंद्र डायनेस्टी में क्या रहा था, कत्यूरी डायनेस्टी में कैसा था सिस्टम, या उससे पहले भी आप लोगों को अगर कुछ जानकारी है तो वहाँ पर किस तरीके का सिस्टम था, वो एक कंप्लीट एक चेन बनती है। और फिर अंग्रेज़ों के टाइम में, ट्रेल के टाइम में आकर के क्या हुआ, वो सब आपकी एक चेन बन जाती है। और ये सब चेन तब समझ में आती है जब आपको एक हिस्ट्री की अच्छी समझ हो जाती है और प्लस इसके साथ जब आप ज्योग्राफी की भी एक अच्छी समझ ले लेते हैं, तो ये टॉपिक फिर बहुत इजी हो जाते हैं आप लोगों के लिए। और फिर लास्ट में स्पेशली जो इकोनॉमिक जो हमारा बेस है, और उसमें भी स्पेशली जो हमारे प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ कृषि, पशुपालन, जल विद्युत, खनिज, पर्यटन, उद्योग, ये सब चीज़ से रिलेटेड है। इसमें अब आपको जो गवर्नमेंट के नए प्लान्स हैं, जो हमारी कुछ बिजली के उत्पादन के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो हमारे प्लांट वगैरह हैं, उन सब को आपको इसके अंदर देखना है। जैसे अभी करंट में एक जमरानी डैम प्रोजेक्ट पर सरकार ने काम किया था वो हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो अब यहाँ पर करंट में उन सब चीज़ों को कोरिलेट किया जाता है जो आर्थिक पक्ष से संबंधित हैं। तो ये टोटल आपकी 10 जो यूनिट हैं इस तरीके से। और बाकी फिर रीजनिंग में 50 नंबर का जो पोर्शन है, बेसिकली अगर आप हर एक टॉपिक को ध्यान से देखें तो इसमें एक लॉजिकल माइंड की डिमांड करता है ये, कि लॉजिकली आपको इन सब चीज़ों की थोड़ी समझ है तो आप आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और मेरा ये खुद का पर्सनल ये जो मानना है कि अगर आप इस पोर्शन पे अच्छा काम कर लेते हैं तो 45 नंबर लगभग आप आराम से यहाँ ला सकते हैं। और बाकी वो जो जीएस वाला पोर्शन है, इतने सारा जो पोर्शन है आपका, उस पोर्शन से आप आराम से 60 नंबर बड़े आराम से लेकर के आ सकते हैं। टारगेट आपका होना चाहिए कि एटलीस्ट 105 मिनिमम आपके पास नंबर हो, 105 नंबर आपके पास हो ही हो।
70% पर आप फाइट करें, आपकी एक बेस लाइन 70% हो, क्योंकि मेरिट मान करके चलना कि 65 से 70 के बीच में मैक्सिमम वेरी करती है। बाकी वो आपके क्वेश्चन पेपर पर और कितने बच्चों ने पेपर दिया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। बट आपके लिए एक ये होना चाहिए कि मेरा बेस है 105 नंबर तो मुझे लाने ही लाने हैं। उसके ऊपर आप कितना काम कर सकते हैं वो आपकी मेहनत के ऊपर है। एक और चीज़, ये जितना भी सिलेबस है, आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं बना है जिसने हर चीज़ पढ़ी हो, हर चीज़ उसके याद हो, पूरा सिलेबस उसने कवर किया हो, सिलेबस की हर एक छोटी से छोटी चीज़ उसको कंठस्थ हो, याद हो। ये आज तक किसी भी इंसान के साथ हम लोगों ने तो नहीं देखा है। तो आप भी अपनी तैयारी के दौरान अपने आप को इस तरीके से डीमोटिवेट बिल्कुल मत कीजिएगा कि ये भी नहीं मुझको आता, ये भी मुझको नहीं आता। आपको जो आता है ये मुझे बहुत अच्छा सा आता है, इससे बाहर क्वेश्चन चला जाए तो मेरी गलती है। ये टॉपिक मैंने अगर कर दिया है तो ये मेरे लिए बिल्कुल फिक्स है। आप अपने इस पोर्शन में उन सेलेक्टेड एरिया को पहले फाइंड कीजिए जो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब वो स्ट्रॉन्ग अगले आने वाले 1 महीने में उसको ऐसा और स्ट्रॉन्ग कर लो आप कि वहाँ से और कुछ भी बच के ना जाए, और फिर उससे अगले 2 महीने में उन एरा पर आप हिट करें जो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मेरी हल्की समझ है, उनको आप परफेक्ट कीजिए। उस एरा पर सबसे बाद में आप काम कर सकते हैं जो आपको लगता है कि ये मेरा बहुत टाइम खर्च करेगा और एग्ज़ाम में भी इसका वेटेज कम है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको किस हिसाब से अपना सिनेरियो लेकर के जाते हैं। ये आपका प्री का एक सिलेबस है, इस हिसाब से आप इसकी तैयारी कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि जो मेंस का सिलेबस आया है वो क्या है, किस हिसाब से है, किस हिसाब से आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। प्री और मेंस की तैयारी आप साथ साथ में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्री और मेंस दोनों में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।